उत्तराखंड में आफत की बारिश आज भी जारी रहेगी। आने वाले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के भी आसार हैं। और आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 7 और 8 जुलाई को नैनीताल, बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है और ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 तारीख तक कई जगहों पर बारिश हो सकती है। आज भारी बारिश का अलर्ट है, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग का है। और देखिए जय, इसी की वजह से अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई उत्तराखंड में, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है। सिर्फ आपातकाल में ही छुट्टियां ली जा सकेंगी और इसका मकसद यही है कि अगर कहीं स्थिति गंभीर होती है, किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है, तो यहां तालमेल बैठाने में और लोगों तक सुविधा पहुंचाने में दिक्कत ना हो। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कहीं भूस्खलन की तस्वीरें आई, कहीं क्षेत्रों में पानी भरने की, जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं और लगातार बारिश आज भी जारी रहेगी। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में आज जगह जगह पर बारिश की संभावना है और कहीं तेज बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही यह अलर्ट जारी कर दिया गया था और इस वजह से प्रशासन भी कमर कस चुका है। इस भारी बारिश की वजह से अमूमन उत्तराखंड में हादसे होते हैं और ऐसे में तैयारियां पूरी रखी गई हैं। बिल्कुल। और वहीं देखिए, मानसून सीजन को देखते हुए आज सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। बिल्कुल। और यहाँ प्रदेश की नदियों में बाढ़ सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से सतपाल महाराज फीडबैक लेंगे। वहीं मानसून सीजन में प्रदेश भर में सड़कों की हालत की भी समीक्षा होगी। देहरादून के सूर्यधार झील के पास बन रही झील पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से सतपाल महाराज जानकारी लेंगे। तो आज ये समीक्षा बैठक मंत्री सतपाल महाराज करने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई से जुड़े हुए अलग अलग प्रोजेक्ट पर वे जानकारी लेंगे। किस तरह से सड़कों की स्थिति है, क्योंकि अमूमन सड़कों के टूटने, दरारें आने, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं बारिश के समय पर। ऐसे में समय समय पर मरम्मत का काम चलता रहे, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। तो आज मंत्री सतपाल महाराज ये समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करने वाले हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे देहरादून से खबर, जहां रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव की कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें कि 23 जून से जेल में है रामविलास यादव। विजिलेंस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और कल रामविलास यादव से विजिलेंस की टीम ने पूछताछ की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी है रामविलास यादव। तो देखिए, आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। 23 जून से जेल में बंद है रामविलास यादव और वो आरोपी है आय से अधिक संपत्ति मामले में। विजिलेंस ने रिमांड पर लेकर कल पूछताछ की थी। कई सवाल जवाब कल किए गए, लेकिन आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। कोर्ट का रुख क्या रहता है, ये देखना होगा। लगातार परिवार की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और देखिए आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। और उधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर अब तक 107 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 103 तीर्थ यात्रियों की मौत की वजह हार्ट अटैक, हाइपोथर्मिया और दूसरी बीमारियों की वजह बताई जा रही है। उधर चारधाम यात्रियों की मौत पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से भी हुई है। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए 2 महीने का वक्त हो चुका है, जबकि अभी भी 4 महीने की यात्रा बाकी है और इन्हीं 4 महीनों में आप देखिए 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। पहाड़ी से पत्थर गिरने और अलग अलग बीमारियों की वजह से यात्रियों की जान गई है। और बढ़ते हैं आगे, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो अब वायरल होने के बाद मंदिर समिति ने मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। और वहीं मंदिर समिति की तरफ से मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर के बाहर लॉकर लगाए जाने चाहिए, जिससे कि श्रद्धालु अपने सामान को सुरक्षित रख सकें। परिस्थिति में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर के चिंता स्वाभाविक है। कतिपय यात्री अपने मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग इत्यादि लेकर के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस संदर्भ में मैंने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है और सुझाव दिया है कि मंदिरों से एक निश्चित दूरी पर एक क्लॉक रूम तैयार किए जाए और वहाँ पर
जो भी श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, वो मंदिर के दर्शन करने से पूर्व वो वहाँ पर अपना जो बैग है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो वहाँ पर जमा कराएं। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में अमृत सरोवर परियोजना के तहत बन रहे 79 सरोवरों की प्रगति समीक्षा विकास भवन सभागार में की गई। अमृत सरोवर को लेकर डीएम ने कहा कि कामों को सुव्यवस्थित और योजनागत तरीके से किया जाए, और जिससे कि आगामी मॉनसून सीजन के दौरान लोगों को परेशानी ना हो। योजना की प्रगति को लेकर बैठक की गई और बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। फोकस कार्यक्रम है अमृत सरोवर योजना। जनपद में बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए मई के महीने में ही 79 साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। सभी प्लेसेस पर काम भी शुरू हो गया है। आज सभी जो फील्ड स्तरीय कर्मचारी हैं उनके साथ उसकी समीक्षा बैठक की गई है। 15 अगस्त तक मिनिमम 30% वर्क्स को पूरा करते हुए और उसके जो बचे हुए काम है वो मार्च 2023 तक पूर्ण करते हुए इस कार्य योजना को पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, विकास भवन सभागार में ये बैठक हुई। मॉनसून सीजन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए और आगे मॉनसून सीजन में कोई दिक्कत ना हो। कानपुर से बड़ी खबर यह है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई ने नींद की गोलियां खाई हैं। हालात बिगड़ने पर रीजेंसी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। पत्नी को ट्रिपल तलाक देने के बाद हाल में ही एफआईआर हुई थी और देखिए, नींद की गोलियां खाई हैं उन्होंने, ये जानकारी मिल रही है। रीजेंसी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। अब से थोड़े दिन पहले पत्नी को उन्होंने 3 तलाक दिया था। इस मामले में काफी किरकिरी हुई थी। इरफान सोलंकी से भी सवाल जवाब किए गए और अब जानकारी मिल रही है कि इरफान सोलंकी के भाई ने नींद की गोलियां खाई हैं। सपा विधायक है इरफान सोलंकी और उनके भाई ने अपनी पत्नी को अब से थोड़े दिन पहले 3 तलाक दिया था। अब नींद की गोलियां खाई हैं, ये जानकारी मिल रही है। हालात बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तो हालात बिगड़ने पर रीजेंसी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। इरफान सोलंकी के भाई को अब से थोड़े दिन पहले 3 तलाक उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया था और इस मामले में एफआईआर भी उन पर दर्ज हुई। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। छुट्टा पशुओं पर लगाम कसने के लिए सरकार ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन मुजफ्फरनगर का एक गांव ऐसा है जहां लोग एक सांड से खौफ में आ चुके हैं। इसके लिए ग्राम प्रधान ने जो ऐलान किया है उसे सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में डंडा लेकर घूमना इन लोगों का शौक नहीं, बल्कि ऐसी मजबूरी है जिसने इन लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। दरअसल ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के वाजिदपुर कवाली गांव की है, जहां अपने तमाम कामों को छोड़कर गांव के लोग सिर्फ एक सांड को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं, जिसने पूरे गांव को मुश्किल में डाल दिया है। आलम यह है कि अब गांव के कई लोग सांड को पकड़ने के लिए भागम भाग के लिए मजबूर हो गए हैं। इस सांड से पूरा गांव इतना तंग आ चुका है कि सांड को पकड़कर लाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी गई है। एक सांड जो है बहुत ही खूंखार हो रहा, वो पकड़ में भी नहीं आता। हम भी ये चाहें कि उसे आराम से पकड़ लें जिससे उसके कोई चोट फेट ना लगे और उसे पकड़ के गौशाला में छोड़ दिया। लेकिन वो जो है ना, लोगों की तरफ को मारने को आता है और हमने इसकी सूचना जो है वन विभाग वालों को दी, लेकिन अभी तक वन विभाग वालों ने कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं करी। इस सांड को अगर जो कोई पकड़ेगा उसे 5,000 का इनाम रखा हमने। इस सांड ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है। खौफ की गवाही गांव की ये सुनसान गलियां दे रही हैं। ग्रामीणों की माने तो अब तक कई लोगों पर हमला बोल चुका है। वैसे हुआ था, मैं जंगल जा रहा था खेत कब में और उसने आगे टक्कर मार दी। इस सांड से निजात पाने के लिए सरकारी महकमे को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि इस खूंखार सांड को काबू पाने के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद मजबूरन सांड पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ से। मेरठ मेडिकल कॉलेज में डीएमआरडी की छात्रा का शव मिला है। कमरे का दरवाजा तोड़कर फंदे से शव उतारा गया। प्रयागराज की रहने वाली थी मोनिका दुबे। 2 दिन पहले ही वे अपने घर से लौटी थी कॉलेज। आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मेडिकल प्रशासन ने मोनिका के परिजनों को अब सूचना दे दी है। मंगलवार सुबह से मोनिका नहीं उठा रही थी अपने पति का फोन और उसके बाद जब दरवाजा खोला गया तो उनका शव मिला है। आत्महत्या करने की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है। प्रयागराज की रहने वाली मोनिका दुबे का मेरठ मेडिकल कॉलेज की डीएमआरडी की ये छात्रा है जिनका शव मिला है। और अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब तक आपने रामायण देखी होगी जिसमें प्रभु श्री राम के हर पहलू को करीब से देखा होगा, लेकिन अब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की हर जानकारी आप तक पहुंचेगी। बहुत जल्द राम मंदिर के लिए चली लंबी लड़ाई पर फिल्म बनने जा रही है जिसमें 500 सालों के संघर्ष और बलिदान की हर कड़ी होगी। अयोध्या में राम मंदिर के संघर्ष की कहानी अब पूरी दुनिया देखेगी। आने वाली पीढ़ियां भी जानेंगे 500 सालों का संघर्ष। क्योंकि अयोध्या में एक तरफ जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है तो वहीं अब श्री राम मंदिर के संघर्ष की कहानी फिल्मी पर्दे पर लाने की तैयारी है, ताकि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर किए गए 500 सालों के संघर्ष को पूरी दुनिया जान सके और आने वाली पीढ़ियां भी संघर्ष और बलिदान को याद रखें। जिस तेजी से राम मंदिर बन रहा है उसी तेजी के साथ अब राम मंदिर निर्माण पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर तेजी से काम हो रहा है और बहुत जल्द प्रसार भारती की डॉक्यूमेंट्री के जरिए राम मंदिर निर्माण का पूरा इतिहास सबके सामने होगा। इस डॉक्यूमेंट्री में राम मंदिर निर्माण की जानकारी दी जाएगी। 500 सालों के संघर्ष को सबके सामने लाया जाएगा। संघर्ष और बलिदान की गाथा को भी जगह मिलेगी। 1528 से लेकर मंदिर निर्माण तक पूरी जानकारी होगी। पीएम मोदी द्वारा किया गया भूमि पूजन भी दिखेगा। दरअसल एक लंबी कानूनी लड़ाई और दशकों के इंतजार के बाद राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का काम दिन रात जोरों पर चल रहा है। अब दावा है कि राम मंदिर पर बनने जा रही डॉक्यूमेंट्री में साल 1528 से लेकर राम मंदिर निर्माण की हर एक कड़ी को पिरोया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। प्रसार भारती इस काम में लग गया है। अब कोशिश तो यही की जाए कि अपने में परिपूर्ण हो। परिपूर्णता का अर्थ यही होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, 1528 से लेकर वर्तमान तक का दृश्य हो, तब वो परिपूर्ण मानी जाएगी। अपने में समग्र विचार तो यही है, बाकी तो जो होगा कहीं कोई तथ्य गलत ना हो जाए, किसी तथ्य को अतिरेक ना हो जाए। फिल्म समाज में प्यार मोहब्बत बढ़ाए और सही तथ्यों की जानकारी आने वाली पीढ़ियों को दे, ये हमारा काम है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर प्रसार भारती ने काम भी शुरू कर दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट भी मंदिर निर्माण के हर एक चरण की वीडियोग्राफी करा रहा है, ताकि डॉक्यूमेंट्री में इसे जगह दी जा सके। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट जो हर यूपी वासी के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि जो रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताते हैं अब उनको एक इस ऐतिहासिक जगह के बारे में जानकारी देना जरूरी है। और कहाँ है वो ऐतिहासिक जगह और वहां क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये उत्तर प्रदेश की वो जगह है जहां हजारों साल का इतिहास दफन है। यूपी का ये गांव अपने आप में सबसे खास है। यहाँ पुरानी सभ्यता के वो निशान मिलते हैं जो अपने आप में पहेली हैं, जिनके बारे में अब तक सिर्फ कहानियां सुनने को मिली हैं।
दुनिया भर के नक्शे पर अपनी अलग छाप छोड़ने वाला ये बागपत का सादिकपुर सुनौली गांव है। यहाँ आगरा सर्किल का 267वां संरक्षित स्मारक बनने वाला है, जिसके लिए करीब 300 बीघा जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी मिलने से गांव में खुशी की लहर है। दरअसल साल 2005 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI यहां खोज में जुटा था। 2005 के अलावा साल 2018 और 19 में 3 चरण की खुदाई पूरी होने पर इस जगह से 4000 साल पुराने काफी अवशेष मिल चुके हैं, जिसमें कई कंकालों के अलावा धनुष, रथ, तलवार समेत कई अनदेखी चीजें मिली। अब यहाँ संग्रहालय बनने से लोगों को इलाके के विकास की उम्मीद है। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है जी। हमारे यहाँ पे इसमें जो है 17 और 18 में खुदाई हुई थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण सामान निकले। यहाँ पे रथ और जी ताबूत, तलवारें, बर्तन, कंकाल, काफ़ी सामान निकले जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब ज़मीन का अधिग्रहण कह रही है सरकार ने करने के लिए, हम बहुत खुश हैं। इसमें करीब 280 बीघे धरती एक्वायर होने को जा रही और गांव वाले और हम भी बहुत खुश हैं कि यहाँ म्यूजियम बने और इस गांव का नाम रोशन हो। हमारे यहाँ खुदाई शुरू हुई थी और लगभग ये खुदाई 13 महीने तक चली और यहाँ जो है बेशकीमती सामान इतना मिला कि ये विश्व की धरोहर में प्रथम स्थान इसको मिल गया। जितनी खुशी इन किसानों के चेहरे पर है, उतनी ही खुशी इतिहासकारों के चेहरे पर भी झलकती है, क्योंकि महाभारत रामायण को काल्पनिक बताने वालों के लिए ये ऐतिहासिक जगह जवाब देती है। सिनौली में जो अभी संग्रहालय के लिए भूमि अधिग्रहण किया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। सिनौली उत्तर प्रदेश के पुरातत्व के और इतिहास का एक ऐसा स्थल है जहां से इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। और अगर यहाँ संग्रहालय बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से इस देश के और इस क्षेत्र के लोग बाग अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को पहचानने में, समझने में मुझे लगता है समर्थ हो पाएंगे। और ये न केवल भारत के लिए और इस क्षेत्र के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है। इतिहासकारों को खुशी इस बात की है कि अब ये गांव किताबों में दर्ज इतिहास के पन्नों को हकीकत में सबके सामने लाएगा। न सिर्फ साहित्य के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, बल्कि संग्रहालय बनने से भारतीय संस्कृति की विरासत को पहचान में मदद मिलेगी। हालांकि संग्रहालय के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों को सरकार से उचित मुआवजे की भी उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।